नमस्कार दोस्तों। मैं सूरज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में मेरी दादी दादा, मम्मी पापा, एक मेरे कक्का, मेरा बड़ा भाई बलराम, मेरे चाचा रमेश आदि लोग हैं। बात है तब की जब मेरे चाचा रमेश सीआरपीएफ की ड्यूटी श्रीनगर में लगी थी। सरकारी नौकर होने के नाते एक से बढ़कर एक शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन कोई भी लड़की रमेश से शादी करने को तैयार ना हुई। इधर लड़की के घर वाले रिश्ता पक्का कर दे, उधर लड़की रमेश की शक्ल देखते ही इनकार कर देती, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रमेश चाचा की काली कलूटी सूरत, जिसे देखकर लड़कियां भी अपने मन में डर जाती होंगी कि जब शक्ल इतनी काली है तो इसका शरीर कितना काला होगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ घर वालों की उम्मीद भी खत्म होने लगी कि इस कलवा की शादी होना असंभव है। कुछ समय बीतने पर हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर की दूर से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम रिंकी था, जो देखने में बला की खूबसूरत है। रिंकी की आंखों पर हाई पावर का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन वो चश्मा भी रिंकी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रिंकी के घर में उसके दो नकारा भाई थे। बाप मुंबई की एक कंपनी में चपरासी का काम करता था और सबसे छोटी बहन पिंकी थी। घर की खस्ता हालत होने के कारण रिंकी के चाचा, जो एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने रिंकी की पढ़ाई और शादी का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। ऐसे में शादी होना तो असंभव था, लेकिन रिंकी के चाचा ने मेरे रमेश चाचा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर रिंकी पर शादी करने का दबाव बनाया। ना नुकुर करते करते किसी तरह से रिंकी शादी के लिए राजी हो गई। शादी के लिए इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से हाँ सुनते ही मेरे रमेश चाचा का दिल और शरीर दोनों उछलने लगा। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन थोड़ा बहुत संबंध के बारे में जानता ही था। बारात रिंकी चाची के घर पहुंची तो सभी बारातियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिंकी चाची इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बारातियों का रोम रोम खड़ा हो गया। सब अपनी किस्मत को कोसने लगे कि काश उनकी शादी रिंकी जैसी किसी लड़की से हुई होती। उस वक्त रिंकी चाची शहर में रहती थी, जिससे उनका एक एक रंग झलक रहा था। पतली कमर पर गर्दन, सुराहीदार गर्दन पर हार, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, एकदम गोरा रंग, पीले रंग की साड़ी में एकदम देवी लग रही थी। दूसरी तरफ मेरे कालू रमेश चाचा, जो बीच बीच में खीसे निबोर कर रिंकी चाची को देखे जा रहे थे। शादी संपन्न हुई और अगली सुबह हम अपनी नई चाची को विदा कराकर घर आ गए। रात को कमरे के अंदर जाने से कुछ 5 मिनट के बाद ही रिंकी चाची के आवाज ने सभी के कान खड़े कर दिए। सब लोग हंसने लगे कि आज तो रमेश चाचा को हीरे की खान मिल गई है। रमेश चाचा 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने दिन रात रिंकी चाची के आओ भगत में लगे रहे। मैं जब भी रिंकी चाची के रूम में जाता तो चाची कराहती हुई नजर आती। उन्हें देखकर ही पता चल जाता कि मेरे कल्लू रमेश चाचा कितनी शिद्दत से रिंकी चाची को भसते होंगे। आखिरकार 1 महीने का समय बीत गया और मेरे चाचा वापस श्रीनगर अपनी ड्यूटी पर चले गए। चाचा के जाने के कुछ दिन बाद ही रिंकी चाची के मायके वाले आए
और उनकी विदाई करवाकर वापस ले गए। जैसे 1 महीने उन्होंने रिंकी चाची को खातिरदारी के लिए भेजा था। जब भी रमेश चाचा श्रीनगर से घर आते तो जाकर चाची को मायके से लिवा कर आते। मेरी रिंकी चाची उस वक्त अपने मायके से बीए कर रही थी, तो अक्सर वो अपने मायके में ही रहती थीं। जब चाचा उन्हें लिवा आने की बात करते तो पढ़ाई का बहाना बनाकर आने से इनकार कर देती। एक दिन रमेश चाचा रिंकी चाची को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए ही उनके कॉलेज पहुंच गए, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर तो खुद ही सरप्राइज हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि चाचा गेट पर खड़े होकर रिंकी चाची का इंतजार कर रहे थे। तभी रिंकी चाची अंदर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर आती हुई नजर आई, जिसे देखकर चाचा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां हंगामा होने के डर से चाचा ने कुछ नहीं बोला और जल्दी से हेलमेट पहन लिए ताकि चाची उनको पहचान ना सकें। हमारे यहाँ जब तक ससुराल से बुलावा नहीं आता तब तक दूल्हे को ससुराल जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बिना बुलाए ही रमेश चाचा सीधे ससुराल पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। अभी तक रिंकी चाची कॉलेज से घर नहीं पहुंची थी। रिंकी चाची की माँ और भाई बहन घर पर ही थे, जो रमेश चाचा का एक तो काला रंग, ऊपर से गुस्से से भरे हुए सफेद दांत निकालकर सुनते ही डर गए। आसपास के सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए। रिंकी चाची के पड़ोसी डॉक्टर चाचा ने किसी तरह से मेरे कल्लू चाचा को समझा बुझाकर शांत कराया ही था कि तब तक रिंकी चाची घर पहुंच गई। अचानक से रमेश चाचा को घर पर आया देखकर वो घबरा गई। रिंकी चाची को देखकर एक बार फिर चाचा ने हंगामा किया। काफी झूठ बोलने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो अंत में मेरी रिंकी चाची ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया कि रमेश चाचा का किसी और से चक्कर चल रहा है। इसी बात पर रमेश चाचा उल्टा चाची के पर ही उंगली उठा रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ नहीं जाना चाहती। अब लो ये क्या हो रहा है? रमेश चाचा का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। चाची के मायके वाले भी चाची का पक्ष लेने लगे। अंत में मुरझाई शकल लेकर मेरे कल्लू रमेश चाचा वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपना सीआरपीएफ वाला एक दिमाग लगाया और एक उपाय निकाला। रमेश चाचा ने एक फोटोग्राफर को पैसे देकर मामला सेट किया कि वह फोटोग्राफर रिंकी चाची की उनके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो निकाल कर लाए, जिससे रमेश चाचा रिंकी चाची को गलत साबित करके अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। आखिरकार कुछ दिनों तक लगातार पीछा करने पर फोटोग्राफर ने फोटो के साथ साथ वीडियो भी बना लिया। पूरी वीडियो तो नहीं था, लेकिन आग लगाने के लिए इतना ही काफी था। वीडियो और फोटो मिलने के तुरंत बाद ही चाचा अपनी ससुराल को चल दिए। कहीं मामला ज्यादा गंभीर न हो जाए, इसलिए रमेश चाचा के जाने के तुरंत बाद हमारे कक्का 4 पहिया बोलेरो बुक करके कई लोगों को साथ लिवाकर चाचा के ससुराल पहुंचे। अब की बार चाचा की ससुराल में खूब जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस आई, सुबह से शाम हो गई और अंत में पुलिस वालों के सामने यह फैसला हुआ कि चाची अब कॉलेज नहीं जाएंगी। घर वालों के समझाने पर
ना चाहते हुए भी रिंकी चाची मेरे रमेश चाचा के साथ हमारे घर आ गई। अब रात में अक्सर चाचा और चाची के बीच झगड़ा होने लगा। रिंकी चाची चाचा से मिलने को तैयार ही नहीं थी, घर का कोई काम भी नहीं करती और दिन रात लेटी रहती। और अगर मेरी मम्मी कुछ बोल देती तो रिंकी चाची तुरंत झगड़ा करने लगती। जब भी चाचा बाहर जाते तो चुपके से फोन पर बात करने लगती। एक दिन चाचा ने चाची को बात करते हुए पकड़ लिया। उस दिन खूब मारा और मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया। चाची दिन भर रोती रही और रात में चाचा ने चाची से खूब युद्ध किया। हम लोगों ने रात में कई बार चाची के चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन घर का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोला। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। चाची खूब जोर जोर से चाचा को बोल देती और चाचा जबरदस्ती चाची से युद्ध लड़ते। कुछ दिन बाद रमेश चाचा रिंकी चाची को लेकर श्रीनगर चले गए, लेकिन वहां भी उनका झगड़ा कम नहीं हुआ। चाचा ने दादी को फोन करके बताया कि रिंकी चाची का अपने जीजा के साथ भी कुछ चल रहा है, जो न जाने कितनी बार रिंकी चाची से मिल चुका है। हम उम्र होने के कारण मैंने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, बलराम, जब रिंकी चाची इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं तो क्यों ना हम भी चाची को मिलाकर खेल ले। बलराम, भाई सूरज, बात तो सही है तेरी। चाची के बारे में सोच सोच कर ही मेरा खेलने का मन हो रहा है। मैंने कहा, देख बलराम, तू मेरा बड़ा भाई है, इसके नाते तू पहले चाची को खेल लेना, लेकिन बाद में मुझे भी चाची का खेल चाहिए। अगर तू इसका वादा करे तभी मैं चाची को मिलाने में तेरी मदद करूंगा। बलराम, ठीक है मेरे भाई। इस बार दिवाली की छुट्टी में चाचा और चाची दोनों श्रीनगर से वापस आ रहे हैं, तब कुछ प्लान करेंगे। मैंने कहा, कल दादी मम्मी से कह रही थी कि चाची बहुत बड़ी चालाक है। वहां बैरक में किसी दूसरे सीआरपीएफ वाले से चाची मिल रही थी, जिसकी वजह से रमेश चाचा उनसे परेशान हो गए हैं। एक तो इतनी मुश्किल से कल्लू की शादी हुई, ऊपर से रिंकी भी चालाक निकल गई। बलराम, मैंने सुना है कि चाची मोटी भी हैं और चाचा कह रहे हैं कि उनका नहीं है। मैंने कहा, हाँ भाई, मैंने भी सुना है। जो दूसरे आदमी से चाची मिल रही थी, मोटापा उसी का है, क्योंकि चाची गोरा भविष्य चाहती हैं और वो सीआरपीएफ वाला एकदम गोरा है। अब कोई कर भी क्या सकता था, थाना पुलिस तो पहले ही हो चुका है। 2 महीने के बाद दिवाली आ गई। चाची का मोटापा और बढ़ गया। डॉक्टर ने मिलने को मना किया था तो चाचा उन्हें घर छोड़कर वापस श्रीनगर चले गए।